नमस्कार दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो नया टॉपिक लेके आई है और जिस तरीके से किसी भी टॉपिक को जो है वो गागर में सागर किस तरीके से भरा जाता है उसी कंसेप्ट पे काम करती है। दोस्तों जीतने वाले जो है वो कोई अलग काम नहीं करते बल्कि उसी काम को जो है वो अलग तरीके से करते हैं। उसी कंसेप्ट पे जो है वो हम टीएनसी एक्सप्रेस लेके आए हैं। जिस तरीके से क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जो है वो अलग बैट लेके नहीं खेलते हैं, उसी बैट से अलग तरीके से खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है वो हम टीएनसी एक्सप्रेस लेके आए हैं कि किसी टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कितने कम समय में किस तरीके से पढ़ा जाता है वो चीज हम बताते हैं। पढ़ाते सभी हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर जो है वो टीएनसी करवाती है। तो दोस्तों इसी में जो है वो आज लेके चलते हैं। आज का हमारे पास टॉपिक रहेगा हेपेरिन और वारफेरिन एंटीकोगुलेंट। तो दोस्तों इसी को शुरू करते हैं। तो यहां पे जो है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेरिन और वारफेरिन की। तो दोस्तों हेपेरिन और वारफेरिन जो है वो दोनों के दोनों जो है वो एंटीकोगुलेंट है, लेकिन ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी है जिससे हेपेरिन और वारफेरिन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें जो है आज बताएंगे। और ये भी जो है वो आपको चैलेंज करते हैं कि इसके अलावा एग्जाम में जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो हेपेरिन जो होता है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, यानी कि हेपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। बॉडी में जो है वो कंटिन्यूअस सीक्रेट होता है। और कहां से सीक्रेट होता है अगर इसकी हम बात करें तो मास्ट सेल जो होती है वहां से ये सीक्रेट होता है, या दूसरा नाम बोले कि बेसोफिल से जो है वो ये सीक्रेट होता है। दूसरी हम बात करें वारफेरिन की, तो वारफेरिन जो है वो लेबोरेटरी एंटीकोगुलेंट होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये जो है वो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है। हेपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, हमारी बॉडी में जो है वो नेचुरली बनता है। इसी में डिटेल से आपसे एग्जाम में ये और पूछा जा सकता है कि ये कहां से सीक्रेट होता है, तो ये सीक्रेट होता है बेसोफिल से। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो सीक्रेशंस है वो एग्जाम में पूछा गया था। एम्स ऋषिकेश के ट्यूटर के एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। तो आप सोच सकते हो कि ट्यूटर के एग्जाम में जो है वो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा डिफरेंस की बात करें कि हेपेरिन जो है वो 3 तरीके से लगाया जा सकता है, आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस, यानी कि कभी भी हेपेरिन को जो है वो ओरली नहीं दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ओरली क्यों नहीं दिया जाता है। इसकी डिटेल ये है कि हेपेरिन जो है वो एक प्रोटीन इन नेचर का होता है, यानी कि प्रोटीन टाइप का जो है वो होता है, जिसकी वजह से अगर आप ओरली लेंगे तो हमारे स्टोमक में जाने के बाद जो है उसका डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन जो है हमारी इंटेस्टाइन जो है वो आसानी से कर सकती है। अगर आपने जो है वो हेपेरिन ओरली ले लिया है तो उससे कोई भी एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है वो डाइजेशन हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि क्यों नहीं जो है वो ओरली लिया जाता है। बाकी सारे आपको बताएंगे कि ओरली नहीं लिया जाता है। कंसेप्ट क्लियर की बात आती है तो दूसरा सिनोनिम्स आता है टीएनसी। तो वही चीज आती है कि हेपेरिन इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन नेचर का होता है और प्रोटीन का डाइजेशन जो है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। वारफेरिन को कभी भी जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं दिया जाता है। वारफेरिन को जो हमेशा ओरली दिया जाता है। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि ओरली कौन सा होता है तो वो चीज होती है हमारे पास में वारफेरिन। तीसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है इसके एंटीडोट का। एंटीडोट का मतलब होता है कि उसके एक्शन को रोकने वाला। कभी भी जो है वो एडवर्स इफेक्ट हो जाए या हाई डोज हो जाए तो उसको रोकने के लिए जो है वो हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीडोट। तो हेपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामीन सल्फेट। शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आया होगा एंटीडोट के बारे में। तो हमेशा जो है वो याद में रखना है कि प्रोटामीन सल्फेट जो है वो इसका एंटीडोट होता है। क्वेश्चन जो है वो आपका अप्लाइड भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अप्लाइड किस तरीके से आता है उसको मैं बता देता हूं। अप्लाइड के अंदर सेंस आपको कंडीशन दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ सेट में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक क्लाइंट को जो है वो हेमोडायलिसिस चल रहा है, तो नर्स अपने केबिन में या जो है वो कबर्ड्स में कौन सी मेडिकेशन जो है वो रखी जाएगी। तो दोस्तों उसमें जो है वो रखा जाएगा प्रोटामीन सल्फेट। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये हेपेरिन का एंटीडोट होता है। तो अगर हम बात करें एंटीडोट ऑफ वारफेरिन, तो वारफेरिन का एंटीडोट होता है वो होता है विटामिन के। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो हेपेरिन कभी भी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हेपेरिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन वारफेरिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस
कर जाएगा। यानी कि अगर कोई मदर जो है वो वारफेरिन के रूप में एंटीकोगुलेंट ले रही है तो इसका इफेक्ट जो है वो बच्चे में जरूर आएगा। तो ध्यान से दोस्तों इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है। अगर वारफेरिन ले रहा है तो वो जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाएगा। तो आपसे अप्लाइड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है वो प्रेफर होता है या फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। आपको पता है दो एंटीकोगुलेंट है, वारफेरिन और हिपेरिन। आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? हिपेरिन। क्यों जाएगा? उसका रेशनल ये हो जाएगा कि हिपेरिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है अफेक्ट ऑन इंट्रिंसिक पाथवे, यानी कि ये जो है वो हेपेरिन इंट्रिंसिक पाथवे पे जो है वो अफेक्ट डालता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है उसको जस्ट 2 मिनट के बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बताएंगे। और वारफेरिन जो है वो अफेक्ट डालता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में। एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे जो है ब्लड क्लोटिंग के 2 फैक्टर होते हैं। इसका डिटेल से जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिपेरिन जो है वो फास्ट एक्शन होता है। हिपेरिन जो है वो फास्ट एक्शन होता है, उसके 2 रीजन है। पहली चीज तो इसका रूट ऑफ मेथड जो है वो IMIV होता है। तो आपको पता है कि IMIV मेथड में जो है वो ड्रग्स का एक्शन जो है वो वेरी फास्ट होता है। इसका जो है वो स्लो होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है वो ओरली दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम डायग्नोस्टिक वैल्यू देखें कि किसी क्लाइंट को जो है हिपेरिन चल रहा है तो कौन सी डायग्नोस्टिक वैल्यू देखेंगे या उसका इफेक्ट में हम जो है वो किस में देखेंगे, तो वो देखते हैं APTT में। APTT होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। यानी कि किसी क्लाइंट का जो है वो हिपेरिन चल रहा है तो उसकी इफेक्टिवनेस के लिए हम इन्वेस्टिगेशन के रूप में जो हो APTT करवाते हैं। APTT की फुल फॉर्म हो जाती है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और अगर हमें वारफेरिन की इफेक्टिवनेस को देखना है तो उसमें हो जाता है हमारे पास में PT-INR। PT होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। अगर दोस्तों इसमें भी आपसे पूछा जाए कि PT-INR में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है तो उसमें जो है वो हमारे पास में INR ऑप्शन जाएगा। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि INR की वैल्यू जो है वो किस तरीके से वेरी करती है जब ये थेरापेटिक जो है वो ट्रीटमेंट चलता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करें कि APTT जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे में इफेक्ट करता है और PT-INR जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में इफेक्ट डालता है। यस, दूसरे शब्दों में कहे कि वारफेरिन जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो शो करता है। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी कोई जो है वहां पे आर्टरी या कोई टिश्यू रप्चर हो जाता है तो अगर कोई आर्टरी या ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हुई है तो पाथवे चलता है इंट्रिंसिक पाथवे। और इंट्रिंसिक पाथवे में आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो फैक्टर 12 एक्टिवेटेड होता है। 12 वाला 11 को एक्टिवेट करता है, 11 वाला 9 को एक्टिवेट करता है और 9 वाला 10 को एक्टिवेट करता है। ये जो पाथवे है वो होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या करता है वो होता है फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है, 5 वाला 7 को एक्टिवेट करता है और 7 वाला जो है वो 10 को एक्टिवेट करके जो है वो कंप्लीट ब्लड क्लोटिंग जो है वो प्रोसेस चलाता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। इसकी एक ट्रिक्स और मैं बता देता हूं कि इंट्रिंसिक पाथवे को कैसे याद रखा जाए या किस तरीके से जो है वो निमोनिक्स है। तो दोस्तों APTT होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसका मैंने निमोनिक्स बना रखा है ऑलवेज प्ले टेबल टेनिस। अब दोस्तों टेबल टेनिस जो है वो इंडोर गेम में आता है या जो है वो आउटडोर गेम में? ऑफ कोर्स टेबल टेनिस जो है वो इंडोर गेम में आता है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या हिपेरिन या इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो कौन सा करवाएगा? APTT ऑलवेज प्ले टेबल टेनिस। नेक्स्ट आ जाता है PT प्ले टेनिस। टेनिस जो है वो आउटडोर गेम में आता है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है और एग्जाम में न सिर्फ नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है दोस्तों बल्कि उसको घुमा के पूछा जाता है। अब घुमा के किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। वो बात ये है कि नॉर्मल वैल्यू जो है वो नॉर्मल क्लाइंट में देखी जाती है, लेकिन अगर बात करें कि किसी क्लाइंट को जो है वो वारफेरिन और हिपेरिन चल रहा है तो उसमें नॉर्मल वैल्यू जो है बढ़ जाती है। यानी कि किस वैल्यू को जो है वो नॉर्मल माना जाएगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हम APTT की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 25 to 35 सेकेंड्स। ये होता है नॉर्मल वैल्यू APTT का। और अगर हम बात करें PT की यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम की तो वो होता है 11 to 13.5 सेकेंड। और INR की बात करें तो INR की नॉर्मल वैल्यू होती है बिलो 1 और बिलो 1.1। और दोस्तों ध्यान में रखना है INR की कोई भी जो है वो इकाई नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई मात्रक नहीं होता है वैसे ही INR का कोई जो है वो मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होती है।
अब बात आती है कि अगर किसी क्लाइंट को हिपेरिन चला जाए, क्योंकि आजकल एग्जाम वाले भी बहुत स्मार्ट हो गए, तो उनको स्मार्ट होने के लिए आपको भी स्मार्ट होना जरूरी है, उनको ओवरटेक करने के लिए। तो दोस्तों आजकल एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी क्लाइंट को जो है वो हिपेरिन चल रहा है तो उसमें कितनी वैल्यू को हम नॉर्मल काउंट करते हैं, या पूछा जा सकता है कि किसी क्लाइंट के अंदर जो है वो वारफेरिन चल रहा है तो कितनी वैल्यू को हम जो है वो नॉर्मल काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी क्लाइंट को जो है वो एपीटीटी चल रहा है या हिपेरिन चल रहा है तो एपीटीटी वैल्यू जो है वो 60 to 90 सेकेंड, वैसे एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी है 25 to 35 सेकेंड, लेकिन अगर हिपेरिन चल रहा है तो उसमें हम 60 to 90 सेकेंड को नॉर्मल काउंट करते हैं। अगर 90 सेकेंड से भी ऊपर आया तो वो एब नॉर्मल में जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर वारफेरिन थेरेपी चल रहा है तो पीटी वैल्यू यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम की वैल्यू जो है वो 20 सेकेंड तक हम नॉर्मल काउंट करते हैं। और अगर आईएनआर की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2 to 3 जो है वो आईएनआर की वैल्यू जो है वो नॉर्मल काउंट करेंगे अगर उसको हिपेरिन चल रहा है तो। अब हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यू जो एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। अब एमसीक्यू को देखते हैं और उसमें हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, प्रोटामी सल्फेट इज द एंटीडोट फॉर। एंटीडोट जो है प्रोटामी सल्फेट जो है वो किसका एंटीडोट है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो एंटीडोट है हमारे पास किसका, हिपेरिन का। यानी कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द आईएनआर वैल्यू इज द पेशेंट रिसीविंग वारफेरिन। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल वारफेरिन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, वो होती है लेस देन 1 या 1.1। लेकिन अगर किसी क्लाइंट को जो है वो वारफेरिन चल रहा है तो उसमें हम जो है वो 2 to 3 वैल्यू जो है वो नॉर्मल काउंट करते हैं। अगर वारफेरिन नहीं चल रहा है तो हमारे पास में आंसर आता है लेस देन 1 या बात करें 1.1। लेकिन अगर वारफेरिन चल रहा है तो आ जाएगी 2 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, Which among the following medication need to withhold to the physician 1 day prior to the superior vena cava filter insertion procedures। यानी कि फिजिशियन जो है वो इंफीरियर वेना केवा में जो है फिल्टर इंसर्ट कर रहा है तो कौन सी मेडिकेशन को होल्ड करते हैं, तो दोस्तों ध्यान में रखना उसमें हमें एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन जो है वो होल्ड की जाती है, चाहे तो वो वारफेरिन हो चाहे वो हमारे पास में हिपेरिन हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही है हमारे पास में वारफेरिन, तो उसको जो है वो होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए क्लाइंट इज रिसीविंग वारफेरिन which test result the nurse used to determine the daily dose for the anticoagulant therapeutic। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्लाइंट को जो है वो वारफेरिन चल रहा है तो उसमें हम थेरापेटिक वैल्यू क्या देखते हैं दोस्तों, बताइए जल्दी कमेंट में जो है वो बताइए क्या देखा जाता है, उसमें देखा जाता है INRA। और अगर किसी पेशेंट को जो है वो हिपेरिन चल रहा है तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देते हैं APTT, और PTINR जो है वो किसमें देखेंगे, वारफेरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वारफेरिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विथ। यानी कि वारफेरिन टॉक्सिसिटी को जो है वो कैसे ट्रीट किया जाता है, किससे किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है, तो वारफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो होता है हमारे पास में किसका एंटीडोट, हिपेरिन का। एसिटाइलसिस्टाइन जो है वो हमारे पास किसका होता है, PCM का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, एग्जाम्पल ऑफ IV एंटीकोगुलेंट। IV एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, मैंने बार बार बताया था IV एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल होता है हिपेरिन, ओरली एंटीकोगुलेंट का होता है वारफेरिन। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो वारफेरिन जो है वो ओरली होता है और हिपेरिन जो है वो हमारे पास में IV एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन केस ऑफ पेशेंट हु इज एक्सहिबिटिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वारफेरिन और ओवरडोज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एंटीडोट ऑफ वारफेरिन ओवरडोज। वारफेरिन का ओवरडोज क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है, वही वारफेरिन का ओवरडोज या एंटीडोट होता है हमारे पास में विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, प्रोलोंग्ड पीटी इज सीन। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो किस में जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो वारफेरिन थेरेपी में इंक्रीज हो जाता है। वारफेरिन थेरेपी में ही हम जो PTINR वैल्यू देखते हैं, हिपेरिन में जो हम APTT देखते हैं। तो आंसर चला जाएगा वारफेरिन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल एंटीकोगुलेंट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी में कौन सा जो है वो एंटीकोगुलेंट जो है वो यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक जो है वो दोनों का डिफरेंस बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी कंडीशन में जो है वो कौन सा देते हैं और नॉन प्रेग्नेंट में कौन सा देते हैं। उसको मैंने अलग तरीके से इस तरीके से बताया था कि इसमें एक एंटीकोगुलेंट ऐसा आता है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और एक एंटीकोगुलेंट जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करके जाता है। तो आप कमेंट में ये चीज जो है वो देख के बताइए कि कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो जो एंटीकोगुलेंट प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है वही इसका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से जो है वो कमेंट बॉक्स जो है वो भर दीजिए। इसी के साथ नए वीडियो में जो है हम टीएनसी एक्सप्रेस को लेके आएंगे। टीएनसी एक्सप्रेस का जो है वो यही मतलब होता है कि कम समय में जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो दिया जाए। गागर में सागर भरने वाली चीज जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस में हम लेके आ जाएंगे। पढ़ाते सभी हैं, कंसेप्ट क्लियर जो है वो करना टीएनसी का काम है और कंसेप्ट क्लियर करने का दूसरा नाम ही टीएनसी है। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।